हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हैं न्यू बैच, जिसमें हम आपको दोबारा से साइंस और मैथ सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी पूरा पढ़ा के ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले के वीडियोस हमारे प्रेजेंट है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड था तो सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हमने पढ़ा रखे हैं। तो आज अभी भी अगर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि 9th का आप पढ़ रहे हो, समझ लो ये चैप्टर नंबर 11 है हमारा, तो आगे चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है, 13, 14, 15, 16, 17 जो भी पढ़ना है, अब बस डालो 9th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर 15 बाय JR ट्यूटोरियल्स। हमारे वीडियो आपको टॉप पे देखने मिल जाएंगे। उन वीडियो को क्लिक करो, ओपन करो और पढ़ाई करते रहो। बस इतना ही मुझे बोलना है। बाकी कंटिन्यूस आपके लिए हार्डवर्क किया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमारा फिलहाल में जो न्यू बैच है, इसका चल रहा था 9th का चैप्टर नंबर 11 साइंस की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, जिसका नाम है दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं। आज है हमारा आखिरी लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। आज हमारा फाइनली ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लेक्चर से ही बात करूं तो हमने डिस्कस किया क्या होता है लेंस, मिरर क्या होता है। इन शॉर्ट लेंस की बात नहीं करेंगे, मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, ये हमने देखा था। फिर उसके आगे के लेक्चर में हमने देखा कि स्पेरिकल मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर के जो टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस क्या होता है, ये सब चीज देखा था। और उसके आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम लोग कैसे डायग्राम्स को बना सकते हैं। अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसा आता है तो कैसे जाता है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर तक। आज चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर मान लो कॉन्केव मिरर दिया रहेगा तो डायग्राम किस तरीके से बनता है, क्या नेचर रहेगा उसका, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कन्वर्जन, डाइवर्जेंस और उसके बाद मिरर फॉर्मूला और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैग्निफिकेशन। और उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, बहुत मजेदार चीज है और इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस बने रहना हमारे साथ एंड तक, ताकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर में के केस में हमने देखा था कि कैसे डायग्राम बनता है, उसी प्रकार कॉन्केव मिरर में कैसे बनता है। तो देखो कॉन्केव मिरर की जब भी मैं बात करता हूं तो आपको पता है कॉन्केव मिरर इस प्रकार होता है और यहां से होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मान लो कि लेट्स सपोज कि ये मेरा जो ब्लू कलर का दिख रहा है लाइन, ये मेरा एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आप देख रखते हो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो पास कर रहा हूं। यहां पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप देख सकते हो, यहां पे मिरर के सामने रखा हुआ है। दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पास कर रहा हूं, आप देख पा रहे हो यहां पे, और यहां पे एक और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो इस प्रकार से पास कर रहा हूं और दोनों के दोनों टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जो है हमारा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहां पे दोनों लाइन मतलब दोनों जो रे ऑफ लाइट है अगर आप देखोगे जो पास हो रहे हैं, उसके वजह से हमें कॉमन पॉइंट यानी एक इंटरसेक्शन मिल जाता है और वही इंटरसेक्शन से हमें पता चलता है कि यहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये दोनों रहे और यहां से पास हो गए सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स गए, जिसकी वजह से हमें यहां पे एक इंटरसेक्शन मिला एंड इसी पे हम लोगों को क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नथिंग बट माय इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मेरा इमेज इस प्रकार से बन रहा है। तो इसको देख के मुझे क्या पता चला कि जो मेरा मिरर है उसके पीछे बन रहा है, यानी मेरा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि कॉन्केव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां से अब अगर हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ देखें तो मेरा इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द कॉन्केव मिरर, बिहाइंड द मिरर बनता है। देख पा रहे हो आप लोग क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। दूसरा चीज अगर आप देखोगे तो ये इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है, माफ करना, ऑब्जेक्ट जो है बड़ा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो थोड़ा छोटा बना है। तो इससे क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्केव मिरर, ये क्या बनाता है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये चीज भी आपको याद रखना है, यानी कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज, याद रखना। और एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैंने बताया था कि कभी भी आपका जो मिरर होता है इसके इस तरफ अगर कोई बनता है तो वो होता है आपका वर्चुअल। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो चलो अच्छी बात है, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को तभी मैंने समझाया था। तो यहां पे वर्चुअल बनता है, यहां पे रियल बनता है, करेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, मतलब क्या रहेगा, इमेज जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा। तो यहां पे क्या पता चला कि व्हेनेवर वी प्लेस ए ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर वी गेट ए इमेज विच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वी गेट ए इमेज which is located behind the mirror and we get a image that is virtual in nature, not
रियल वन। ये चीज आपको याद रखना है। तो समझ में आ गया, कॉनकेव बहुत ही सिंपल था याद रखना इसको, कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में याद रह जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको भी थोड़ा समझ के लो, जो कि ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। अब बहुत सिंपल है, इसके ऊपर क्वेश्चंस ना के बराबर ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस की बात करें, अगर कोई एक पॉइंट सोर्स है, मान लो कि मेरा ये एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स से अगर मेरा लाइट निकल रहा है और वो इस तरीके से निकल रहा है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इन शॉर्ट स्कैटर हो रहा है, फैल रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा होता है कि अलग अलग डायरेक्शन से अगर एक लाइट आ रहा है और एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो उसको बोलूंगा कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। यानी वो आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन से और वो जाके कन्वर्ज हो रहा है। तो ये चीज डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंस ऑफ लाइट और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। ये आपको डायग्राम और उसका जो मैंने डेफिनेशन और मीनिंग बताया, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, सिंपल है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, असली खेल तो अब शुरू होगा। यहां पे देखो, अब कुछ यूजेस है, इसको आप ऊपर ऊपर से समझ के ले लो, बाकी इसको आप बाय हार्ट कर सकते हो। एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आता है कि राइट 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का 2 यूजेस बता दो, इस प्रकार से क्वेश्चंस कभी कभार पूछते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं बात करूं कॉन्केव मिरर के यूज का, तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है बार्बर शॉप में और डेंटल हॉस्पिटल में। अब बार्बर शॉप मतलब जो नाई की दुकान होती है, हम सैलो जाते हैं, ठीक है, सलून हम लोग क्या बोलते हैं, सलून बोलते हैं, एक्चुअल में सैलो होता है। तो सैलो जब जाते हैं हम लोग, तो बाल कटाने के लिए जाते हैं, दाढ़ी बनवाने के लिए, मैं तो दाढ़ी बनवाने के लिए और बाल कटाने के लिए दोनों के लिए जाता हूं। जो आप लोग के एज के स्टूडेंट होंगे उनको शायद बियर्ड नहीं आई होगी, तो आप बाल कटवाने के लिए जरूर जाते होंगे। लेडीज लोग भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर, तो उसमें आईना होता है। तो वो जो आईना होता है ना, वो जो मिरर होता है, वो कौन सा मिरर होता है, ये वाला, कौन सा, कॉन्केव मिरर होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं उस आईने के सामने ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करूंगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि जब मैं उस चीज को क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को उस मिरर के सामने प्लेस करूंगा, और खासकर जब पोल और फोकस के बीच में, ठीक है ना, क्या करूंगा, पोल और फोकस के बीच में रखूंगा, तो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो इरेक्ट इमेज होगा, मतलब जैसा है वैसा ही इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल रहेगा और मैग्नीफाइड इमेज रहेगा, यानी कि उभरता हुआ नजर आएगा जब मैं पोल और फोकस के बीच में रखूंगा। समझ में आ रहा है, यानी जो अभी अभी हमने कंडीशन पढ़ा उससे विपरीत उसका दूसरा कंडीशन। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब पोल और फोकस के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो मेरा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड बनता है, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब ऐसा होगा तो जो भी मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका जो इमेज बनेगा वो थोड़ा सा मैग्नीफाइड करके मिलेगा, यानी थोड़ा बड़ा इमेज मिलेगा। इससे ये पता चला कि जब हम पोल और फोकस के बीच में अगर हम रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, तो वो थोड़ा बड़ा करके दिखाता है। तो इन शॉर्ट हम बार्बर शॉप में जाते हैं तो थोड़ा सा इमेज हमें एनहांस करके मिलता है, जिससे हमें लुक वाइज थोड़ा अच्छा देखने मिलता है। इसके लिए बार्बर शॉप हो गया, और खासकर जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटल हॉस्पिटल जो होता है, इसमें इस प्रकार का कॉन्केव मिरर यूज होता है। इसके अलावा टॉर्च में यूज होता है, हेडलैम्प्स में यूज होता है, टॉर्च में, हेडलैम्प्स में, जो गाड़ी का व्हीकल का जो आगे हेडलाइट होता है ना, आपको पता है हम बाइक चलाते हैं उसके आगे भी हेडलाइट होता है, कार चलाते हैं तो कार में भी हेडलैम्प्स होते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो कांच होता है, जो आईना होता है, वो कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर होता है। इसके अलावा फ्लड लाइट्स, फ्लड लाइट्स मतलब क्रिकेट खेलते हो, सॉरी क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट ग्राउंड में बड़े बड़े एकदम लाइट होते हैं, देखा है इतने बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे गोल 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 लाइट्स लगे होते हैं, तो उसको बोला जाता है फ्लड लाइट्स। क्या बोला जाता है, फ्लड लाइट्स कहा जाता है। तो वो फ्लड लाइट्स में भी जो मिरर का इस्तेमाल होता है वो कॉन्केव मिरर ही होता है। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं जो सोलार एनर्जी पे काम करते हैं, उसमें भी ज्यादातर आप देखोगे तो क्या लगे होते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर लगे होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के लिए, तो आप 4 पॉइंट एटलीस्ट लिख सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्केव मिरर का तो हमने समझ लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसको याद रखना। मिरर्स ऑन द साइड ऑफ कार्स आर कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला जाता है, जब हम कार चलाते हैं, ठीक है, जैसे मैं कभी कार चलाता हूं तो इस तरफ और इस तरफ 2 आईने होते हैं, आपको पता ही होता है, और वो आईना देख के हमको पता चल जाता है कि हमारी जो कार है उसके साइड में कितना जगह है और पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, जा रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने शायद गौर किया होगा या फिर आपके घर में कोई कार होगा तो उसमें लिखा होता है इमेजेस या फिर इमेज आर, या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं मैं, ऐसा नहीं बोलता हूं, रुको, बहुत फेमस डायलॉग भी है ये किसी मूवी का, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये एक बहुत ही फेमस डायलॉग होता है जो हर आईने पे लिखा होता है। यूजुअली लोग स्टिकर हटा देते हैं, लेकिन वो लिखा होता है। क्या है इसका मतलब, कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, और वो कार के मिरर पे ही लगा होता है। और ये कार का मिरर किससे बना होता है, कॉन्वेक्स मिरर से। क्यों, क्योंकि ये मिरर पे जब हम लोग कोई व्हीकल को देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि वो नजदीक है,
ठीक है, वो क्या है, नजदीक है। तो इस हिसाब से हम अवॉइड करते हैं क्रैश करना, या फिर एक तरीके से व्हीकल के थोड़ा सा डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस बना के चलते हैं, तो उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, बिग कॉन्वेक्स मिरर, जो बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो गेट पे और स्क्वायर में जो होता है ना वो लगे होते हैं। शायद आपने देखा होगा, एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, मैं नाम लूंगा उनका, मुंबईकर निखिल, क्योंकि मैंने उनका ही देखा है तो मैं उनका ही बताऊंगा। उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था कि एक बड़ा सा ना एक पोल जैसा होता है, गेट, कंपनीज की गेट होती है, एक बड़ा सा ऐसा रॉड होता है और उसके ऊपर ना ऐसा एक बड़ा सा मिरर लगा होता है, ठीक है ना, कॉनकेव शेप में। आपको पता है कॉनकेव मतलब क्या होता है, भरा पेट, कॉनकेव मतलब भरा पेट, यानी ये फुला हुआ रहेगा, यहां से फुला हुआ रहेगा और उसको दबाओगे ना, ऐसा मैं 3D में बता रहा हूं, ये फुला हुआ रहेगा और उसको दबाओगे तो थोड़ा सा अंदर घुसता है। तो वो एक ट्रेंड उन्होंने शुरू किया था, तो हर कोई व्यक्ति जब भी वो मिरर को देखता था थोड़ा दबा के वीडियो बनाता था और टैग करता था उनको। तो आप लोग जरूर से ये चीज देखना कि जो गेट्स होते हैं, जो बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जहां पे जरूरत होती है कि पता चले कि हाँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना इस साइड से, तो वो चीज के लिए ना कॉन्वेक्स मिरर जो है वो लगाया जाता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा हुआ था यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो देयर आर 2 मेन यूजेस बट देयर आर सो मेनी अदर यूजेस आल्सो, यू कैन लर्न फ्रॉम गूगल, और आप वहां से आप कर सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है मतलब अंदर से आपका रिफ्लेक्टिंग, खाली पेट, खाली पेट बोला था मैंने, अंदर से रिफ्लेक्टिंग होगा। तो ये जो मिरर है, यहां पे हमेशा याद रखना, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे मैं मान लो यहां पे आपको चीजें समझा रहा हूं, इसको पहले हम समझ के चलेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब देखो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज चेंज नहीं हुआ। हाँ, ऑब्जेक्ट कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, अब चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट ऑफ मिरर, मतलब हमेशा जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लेफ्ट की तरफ जो ऑब्जेक्ट है वो रखा जाता है, ठीक है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। आपको पता है कोई भी मिरर का एक पोल होता है, ये तो आपको मैंने पढ़ाया ही है, दिस इज द पोल, पी बोला जाता है इसको। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है ना, जितने भी डिस्टेंस होते हैं उसको पोल के हिसाब से ही मेजर किया जाता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। चाहे वो यहां पे होगा कोई ऑब्जेक्ट तो पोल से कितना डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो पोल से कितना डिस्टेंस है यहां मेजर करेंगे, कोई ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो पोल से कितना डिस्टेंस है वो यहां पे होगा तो पोल से कितना डिस्टेंस है, मतलब पोल इज द सेंटर पॉइंट, वहां से हम जो डिस्टेंस है, जितने भी टाइप के डिस्टेंस होंगे उसको मेजर कर सकते हैं। अब जितने भी डिस्टेंस होते हैं ये जनरल तौर पर मेजर किया जाता है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल। अगर मैं पोल से राइट की तरफ का कोई डिस्टेंस मेजर करूंगा तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी पोल से अगर मैं राइट की तरफ का डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, या फिर कोई राइट की तरफ का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस मुझे मापना है, तो वो डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और वही पोल के लेफ्ट की तरफ कोई डिस्टेंस रहेगा, यानी इस साइड कोई रहेगा तो पोल के लेफ्ट की तरफ क्या होगा, वो निगेटिव होगा, याद रखना क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रहेगा ये चीज। तो राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, बहुत ईजी था याद रखना, ठीक है। डिस्टेंस मेजर वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि पोल से कोई डिस्टेंस ऊपर की तरफ अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो राइट पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, पोल से राइट मेजर कर रहा हूं तो पॉजिटिव, ऊपर मेजर कर रहा हूं तो भी पॉजिटिव। वैसे ही पोल से लेफ्ट मेजर कर रहा हूं तो नेगेटिव, और साथ में नीचे यानी वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर कर रहा हूं तो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी चीज है याद रखने के लिए। राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। और जो फोकल लेंथ होता है हमेशा कोई भी कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ की मैं बात करूंगा तो हमेशा नेगेटिव होता है। ये आपको रट्टा मार के चलना है, रट्टा मतलब समझ के चलना है कि कभी भी आपको कॉनकेव मिरर आया तो कॉनकेव मिरर का कोई बोलेगा फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ जो भी होगा वो नेगेटिव में ही होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा मिरर का वो पॉजिटिव होगा। तो कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, याद रखना है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमारा है, दैट इज नथिंग बट मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या है ये, तो मिरर फॉर्मूला की बात करूं, दिस इज द मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है ये फॉर्मूला, जिसमें u जो है याद रखना 1/u लिखा है, तो u क्या है, u इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या है। और जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस जो भी होगा वो पोल से ही होगा, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ओनली, दैट वी हैव लर्नड इन द साइन कन्वेंशन। ओके, तो u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, याद रखना। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, माफ करना, मिरर फॉर्मूला जब भी आपको आएगा तो फॉर्मूला याद रखोगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो ईजी है याद रखना। लेकिन u क्या है, तो u मतलब ऑब्जेक्ट, तो u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
v मतलब इमेज का डिस्टेंस, याद रहेगा, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v मतलब इमेज का डिस्टेंस और f मतलब फोकल लेंथ। और आपको पता है फोकल लेंथ कॉन्केव का नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। उसी प्रकार एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर, जिसमें मैग्निफिकेशन को m कहा जाता है, कैपिटल लेटर m, और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को कहा जाता है h2 और ऑब्जेक्ट का कहा जाता है हाइट को h1। तो याद कैसे रखोगे, तीन चार चीज मैंने बता दिया। u मतलब होता है इमेज का, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, u आ गया तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में है, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v मतलब इमेज का डिस्टेंस, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, h1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला कौन आता है, पहला आता है ऑब्जेक्ट, यानी u आया पहला तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और v आया तो इमेज का डिस्टेंस। वैसे ही h1 आया तो वो ऑब्जेक्ट का हाइट, वैसे ही h2 आया तो वो इमेज का हाइट। याद रहेगा ये चीज। तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसीलिए एक और फॉर्मूला बना दिया गया है कि m का जो वैल्यू h2 अपॉन h1 है, जो कि m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं, एक सेकेंड, इसके कंपैरिजन में या फिर इसको रेफरेंस मान के ये बोल सकते हैं कि जो m होगा, m का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन यू है, लेकिन m का फॉर्मूला h2 अपॉन h1 है, तो h2 अपॉन h1 का वैल्यू जो होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय माइनस v अपॉन यू। यानी कि मान लो किसी टाइम पे आपको m नहीं दिया होगा और आपको v u या फिर h1 h2 में से कोई निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला वी कैन से, जिसमें तीनों का वैल्यू एक साथ इक्वल करके दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूलेस आपको बाय हार्ट करने हैं, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करने के टाइम यूज होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको जरूर से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश कर दी है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलो अब हम चलेंगे सीधा हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक मेरे हिसाब से इसी चीज का है, न्यूमेरिकल यानी एग्जांपल। तो अभी हमने सारे कंसेप्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसका जो मेन न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसको समझ लोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 7 सेंटीमीटर। पहले जो चीज दिया है वो हमेशा लिखना होता है, दैट इज गिवन, इसको बोलते हैं हम लोग गिवन। तो गिवन हमेशा लिखने का। क्या बोल रहा है गिवन, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के लिए हाइट यूज करते हैं तो वो क्या होता है, h1 होता है। मतलब ये जो दिया हुआ है वो दिया है आपके लिए h1 का वैल्यू, जो कि है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h1 का वैल्यू क्या दे दिया है, 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ओके, नेक्स्ट है यहां पे, इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। क्या रखा है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। मतलब किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने क्या बोला था, u, यानी u का वैल्यू दे दिया है उन्होंने कितना, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेकिन आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यानी मेरे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा पोल होगा। ठीक है, और यहां पे कहीं पे रखा है ऑब्जेक्ट, ये मेरा मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है। तो किसके सामने हो गया, मिरर के फ्रंट में हो गया। और फ्रंट में हो गया तो आपको पता ही है, पोल से अगर मैं लेफ्ट की तरफ का कोई ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। आपको पता ही है, यहां से अगर मेरे को इधर जाना होता तो ये पॉजिटिव होता। ठीक है, तो ये मेरा इस साइड है, मतलब निगेटिव होगा। मतलब ये जो नंबर आया मेरा 25 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, माइनस 25 सेंटीमीटर होगा। यानी दैट इज ऑब्जेक्ट का जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को साइन कन्वेंशन के हिसाब से पता चल गया कि ये होगा माइनस 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए था, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आप लोग साइड में कहीं पे चाहिए तो जो मैंने मिटाया ना, पीछे जाके वो साइड में ड्रॉ कर लेना, ताकि आपको याद रह जाए कि वो माइनस क्यों लिखा हमने। ठीक है, चलो ये हो गया h1 और यहां पे u हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्या लिखा है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ को बोला जाता है f, जो कि दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और आपको पता होगा कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा नेगेटिव होता है। मैंने आपको वो पॉइंट पढ़ाया था, थियरी पढ़ाई थी ना। तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर ही है ना। देखो लिखा है यहाँ पे कहीं पे कॉनकेव मिरर लिखा हुआ है, ये जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है। इसके लिए जो फोकल लेंथ होगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। तो तीन चीज दे दिया। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन केप्ट सो दैट गेट ए क्लियर इमेज। मतलब एक इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हमें इमेज का डिस्टेंस यानी v निकालने बोल रहा है। व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे रखूंगा तो हमें इमेज लिखेगा, यानी इमेज का डिस्टेंस। और आपको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u बोला जाता है, वैसे इमेज का डिस्टेंस v बोला जाता है। तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और साथ ही में बोल रहा है व्हाट विल बी द साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा। अब आपको पता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो था वो h1 था, यानी हाइट। वैसे ही हाइट ऑफ
इमेज मुझे निकालना है, मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या निकालना है, H2 का वैल्यू भी निकालना है। H2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हाइट मतलब इज नथिंग बट द साइज ना, साइज इज नथिंग बट द हाइट। तो अब इमेज का, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो H1 होता है, हाइट। वैसे ये इमेज का जो हाइट या फिर ऑब्जेक्ट का इमेज का जो हाइट है या फिर जो साइज है वो हम लोग H2 बोलते हैं। तो H2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और नेचर हम लोग बोलेंगे क्या आया, इरेक्ट आया, जो भी आया वो हम लोग बोल सकते हैं। तो मतलब ये जो गिवन है ये हमने बना लिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? ओके, समझ में आ गया। अब देखो बच्चा कि ये चीज तो मैंने यहां पे लिख दी, इसको मैं थोड़ा सा पार्टीशन करके ना साइड में लिखता हूं। देखो ये चीज मैंने यहां पे लिख दी। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां से शुरू हो रहा है, क्या? एक फॉर्मूला में जानता हूं कि मेरे पास U है, मेरे पास H1 है, ठीक है, मेरे पास H2 नहीं है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला निकालू M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, जो मेरा फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए मुझे मैग्निफिकेशन का वैल्यू चाहिए होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन का वैल्यू मुझे नहीं पता। करेक्ट है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू मुझे पता है क्या? नहीं पता। तो मैग्निफिकेशन का मेरे पास दो फॉर्मूला है। M इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, अगर आप देखोगे बैकवर्ड जाओगे, थोड़ा सा बैकवर्ड जाओ, M इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू फॉर्मूला है मेरा, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, बराबर, यही दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, H2 अपॉन H1, ये दो फॉर्मूले हैं। तो मेरे पास ना तो V है बराबर इसमें, और ना तो मेरे पास यहां पे H2 है, मतलब इन दोनों में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब मेरे पास कोई दो चीज अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं? करेक्ट है दोस्तों। तो एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, एक फॉर्मूला मैं जानता हूं जो कि है मिरर फॉर्मूला। अगर आप देखोगे यहां पे तो एक फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, जिसमें मुझे v का वैल्यू पता नहीं है लेकिन u और f का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आप देखोगे u और f का वैल्यू, u का वैल्यू और f का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लगाऊंगा मैं? मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे बाय मिरर फॉर्मूला। क्या है बच्चा मिरर फॉर्मूला, क्या है यहां पे? जैसा कि आप जानते भी होंगे, मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें मुझे v का वैल्यू नहीं पता, तो 1 अपॉन बी एज इट इज रहेगा, प्लस 1 अपॉन यू का वैल्यू है, u का वैल्यू है -25, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, या फिर एक स्टेप बढ़ा देता हूं तो 1 अपॉन यू का वैल्यू -25 ऐसा लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ का वैल्यू कितना है? -15। अब देखो ये प्लस के से ही माइनस हो जाएगा और ये पूरा माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू -1 अपॉन 15। ठीक है, समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहां पे, कोई दिक्कत है यहां पे? तो 25 1 मल्टीप्लाई बाय 25 इज नथिंग बट 25, ठीक है, माइनस v मल्टीप्लाई बाय 1 इज v अपॉन 25, v क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू -1 अपॉन 15। सेम यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 25, 15 का कितना होता है पहले करके देखता हूं। 25 मल्टीप्लाई बाय 15 करता हूं, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10, 11 12, 0 1 5 5, 1 2 2, ठीक है, 5 7 3, 375 आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये, ठीक है, या फिर एक स्टेप बढ़ा देता हूं तो 15 लिखता हूं, 25 माइनस वी लिखता हूं इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 25v। हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का लिख दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई करने का लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इसको मिटाओ, 375 आ रहा था, याद रखना, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ रहा है? 375, अभी भी मैंने कैलकुलेट किया, बीच में माइनस है, 15 मल्टीप्लाई बाय वी इज -15 वी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -1 मल्टीप्लाई बाय 25 इज -25 वी हो जाएगा, तो -25 वी। अब ये -25 वी को अगर मैं इधर लाऊंगा तो ये -15 वी पहले से ही है, -25 इधर आएगा तो +25 वी हो जाएगा, और उधर पे चला जाएगा 375, उधर जाके -375 हो जाएगा। आपको पता है ना साइन चेंज होता है उधर जाने के बाद, इधर आने के बाद। तो 25 - 15 इज 10v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10v इज इक्वल टू -375। तो देयरफॉर v का वैल्यू आ जाएगा -375 होल डिवाइडेड बाय 10, दैट इज नथिंग बट v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -37.5, और ये सेंटीमीटर में आता है, करेक्ट है। तो हमें क्या मिल गया बच्चा? v का वैल्यू मिल गया। दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा जूम कर लेना, मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा रखा है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज इसमें बतानी है। तो v का वैल्यू कितना आ गया? -37.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जब v मेरा -37.5 आया, यानी कि जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये मेरा क्या है? कॉन्केव मिरर है, ये मेरा पोल है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट इधर ही था, ऑब्जेक्ट जो था वो इधर ही था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, डिस्टेंस। तो जो मेरा इमेज बन रहा है वो भी क्या बन रहा होगा? लगभग इधर ही बन रहा होगा, मतलब इस साइड ही बन रहा होगा। तो इस साइड ही बन रहा है, मतलब क्या है? लेफ्ट है, और लेफ्ट है इसके लिए निगेटिव है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द
लेफ्ट ऑफ द मिरर। मतलब इससे क्या पता चला कि जो भी मेरा इमेज बन रहा होगा वो मिरर के लेफ्ट में ही बना होगा, तभी तो निगेटिव आया ना इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस है ना ये, तो इमेज का डिस्टेंस जब निगेटिव आया तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो मेरा इमेज होगा वो लेफ्ट ऑफ द मिरर होगा। समझ में आया ये चीज? क्लियर? ओके। अब यहां तक आपको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी आप लोग को हुई होगी। ठीक है, यहां पे एक पार्टीशन कर देता हूं। अब यहां पे मेरे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया। क्या बोल रहा है? क्लियर इमेज का डिस्टेंस कब तक निकलेगा, मतलब कितने डिस्टेंस पे निकलेगा वो हमने निकाल दिया, और पूछा है व्हाट विल बी द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये हम लोग को पूछा है। अब मुझे एक और फॉर्मूला पता है दोस्तों, जो कि है मेरा कौन सा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। वी नो, यहां पे मैं लिखता हूं, वी नो द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें मुझे m दिया हुआ नहीं है तो m का कोई मुझे मतलब नहीं है, तो m को हटा दो, तो ये मेरा फॉर्मूला रह जाएगा h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो h2 मुझे पता है क्या? नहीं, मुझे तो h2 निकालना ही है बच्चा, तो h2 निकालना है, तो h2 अपॉन h1 का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 7 सेंटीमीटर, डाल दिया 7 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो माइनस v का वैल्यू है माइनस 37.5। ठीक है, माइनस 37.5 अपॉन यू का वैल्यू कितना है भाई? निकाला है माइनस 25। ठीक है, बराबर माइनस 25 ही है ना? हाँ बराबर माइनस 25 ही है। यू का वैल्यू भी कितना है? माइनस 25 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो यहां पे हम लोग जो कैलकुलेशन करना है वो पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो मैं इसको करता हूं h2 अपॉन 7 एज इट इज लिखता हूं। थोड़ा साइज बढ़ा दूंगा, आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा तो मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं। ठीक है, h2 होल डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, यानी 37.5 रह जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका ये माइनस इधर और ये 25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 h2 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय h2 इज इक्वल टू माइनस 37.5 मल्टीप्लाई बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे चाहिए h2 का वैल्यू, तो देयरफॉर h2 विल बी इक्वल टू माइनस 37.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय हो जाएगा 25। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय हो जाएगा 25। अब कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 37.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, मैं साइड में रफ में कर लेता हूँ। ठीक है, तो 37.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो पहले। ठीक है, चलो फटाफट से, ए जगह मेरे पास यहाँ पे कर लूँ, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो देखो बच्चे लोग ध्यान से देखना, कितना करना है? 37.5 को करना है, किससे? 7 से करना है। 7 फाइजा होता है 35, 3 कैरी, 7 7 49 प्लस 3 52, 5 कैरी, 7 3 21 प्लस 5 26, और एक नंबर के बाद पॉइंट 262.5। तो हमारा क्या आया आंसर? h2 इज इक्वल टू 262.5 होल डिवाइडेड बाय 25। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो हमें h2 का वैल्यू जो है मिल जाएगा। तो मैं साइड में कहीं पे डिवाइड कर लेता हूं आपके लिए। तो h2 का जो वैल्यू है वो हमने निकाला हुआ है पहले से कैलकुलेट करके, जो कि आ रहा है 10.5। ठीक है, 10.5 आ रहा है, करके देख लो। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 10.5 आएगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे h2, फाइनली h2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली निगेटिव है ना, ये निगेटिव का साइन कौन डालेगा? निगेटिव आएगा ना, यहाँ पे निगेटिव है तो दैट इज माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन। दिस इज योर फाइनल आंसर, जो आपको पूछा था कि व्हाट विल बी द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो हमारा h2 का यानी डिस्टेंस जो आ गया वो आ गया माइनस 10.5। तो ऑब्वियसली जो मेरा इमेज आया वो निगेटिव में आया, तो इसका मतलब क्या है? इमेज जब इमेज का जो हाइट है या फिर जो साइज है, ठीक है, वो अगर निगेटिव में आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इमेज जो है वो रियल साइड बनेगा। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया, कहाँ पे बनाऊं? यहाँ पे बनाता हूं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये मेरा कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे मेरा था पोल। ऑब्वियसली जो मेरा ऑब्जेक्ट लिया था मैंने यहाँ लिया था, जो इमेज बना मेरा वो भी क्या बना? लेफ्ट की तरफ बना, लेकिन निगेटिव बना। मतलब हाइट जो आ रहा है वो निगेटिव की तरफ आ रहा है, मतलब जो भी इमेज बनेगा वो निगेटिव की तरफ बनेगा। तो मतलब यहाँ पे होता है रियल और यहाँ पे होता है वर्चुअल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चा कि जो भी मेरा इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, लेकिन जो इमेज बना वो क्या बना? इन्वर्टेड बना, उल्टा बना। तो मैं बोल सकता हूँ उसका जो नेचर है वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां पे जगह नहीं है, अगले पेज पे लिख लो। तो नेचर आप बोल सकते हो, यहां पे मैं लिख लेता हूं नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना, ये कंसेप्ट भी बता दिया और पूरा एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स जब एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से खूबसूरती के साथ सॉल्व करके दिखा सकते हो और कंसेप्ट भी बता सकते हो, नेचर भी बता सकते हो। समझ में आ गया? तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा
चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जो कि था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूं जो बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को कॉन्सेप्ट वाइज हमने जो सिखाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा एंड होता है, लेकिन ऐसे और भी आगे के जो चैप्टर्स है लगातार हम उसके लिए काम करते रहेंगे और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। तो आप आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये चैप्टर वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा, चैप्टर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 9th के फ्रेंड है सबको शेयर कर दो इस चैप्टर को। और अगर पहली बार आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।